नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहते हैं मशहूर ज़माना रोमन शहनशाह जूलियस सीजर ने कहा था, वीनी विदी विकी, आई केम आई सा आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैंने देखा, मैंने फतह कर लिया। आसिफ अली जरदारी साहब एक दिन पहले पाकिस्तान आए, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने फतह किया। के साथ ही खबर आई कि वो 30 दिसंबर को 27 दिसंबर की जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन है, उसके बाद वो वापस तशरीफ ले जा रहे हैं। क्योंकि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे सेनेटर फरहत बाबर कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं। ताहम जो चीजें हम तक पहुंच रही हैं वो सूरत हाल ये है कि अब पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है, और शायद किसी हद तक नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं, वेलकम करते हैं कि पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के बजाय एक अनफ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर पर नजर आए, ताकि 2017 या 18 में होने वाले इंतखाबात में दोबारा PMLN और PPP ही सामने आए और इमरान खान की तहरीक इंसाफ जो है उसको फारिग किया जाए। इसी किस्म के खदशात का इजहार तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब और उनके स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए कहा, जो चीज छप भी चुकी है। और अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, आपकी बड़ी यूनिक पोजीशन है। आप PMLQ में रह चुके हैं, जनरल मुशर्रफ के साथी होने का भी आप पे इल्जाम रहा, फिर आप पीपल्स पार्टी में रहे, एक तासुर था कि बिलावल भुट्टो तक आपको रसाई हासिल है। अब आप तहरीक इंसाफ में हैं, तो तमाम पार्टीज की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उससे आप वाकिफ हैं। हम तक ये बात पहुंच रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पीछे से चीजों को मैनेज करेंगे, बिलावल भुट्टो पंजाब में एक बड़ी जा रहा, बड़ी एग्रेसिव और जानदार और जोरदार किस्म की ऑपोजिशन का शक्ल जो है वो इख्तियार करेंगे। आप लोगों को क्या समझ आ रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ के तर्जमान की हैसियत से तो जाहिर है इस पर कोई कमेंट मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये तो पीपल्स पार्टी का एक इंटरनल प्रॉब्लम है, एक इंटरनल उनकी सियासत है। उन्होंने किसने लीड करना है, किसने नहीं करना, ये उनका मसला है। लेकिन एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से जब आप इसका तज्जिए की कोशिश करें तो फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आती इस वक्त जरदारी साहब किसको फतह करने आए हैं या क्या देखने आए हैं, क्योंकि उनकी आमद का नुकसान सवाए बिलावल भुट्टो साहब के और तो किसी को नुकसान है नहीं। जो नवाज शरीफ साहब है, एक अयूब खान साहब के दौर में एक कॉन्सेप्ट ये था कि उन्होंने अपने छोटे भाई को ही अपोजिशन का लीडर बना दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर है एक PMLN की लाइन में कि एक इस तरह की अपोजिशन होनी चाहिए जो मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दे और अपोजिशन ऐसी हो जिसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अगर आप गौर करें तो पीपल्स पार्टी की जो हैसियत है जरदारी साहब के अंदर अपोजिशन की पार्टी, तो वो बन ही नहीं सकेगी, क्योंकि अभी जितने बड़े इवेंट हुए हैं उसमें जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब के साथ देखा जाता है। और जो बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहे थे पीपल्स पार्टी को प्लेस करने की एक मेन स्ट्रीम अपोजिशन के तौर के ऊपर, अगर आप देखें तो जरदारी साहब की आमद से तो उनकी उस पोजीशन को धचका लगा है। तो अभी फिलहाल मुझे यूं लगता है कि आसिफ जरदारी की आमद का जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो तो बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी की सियासत को होगा। लॉन्ग टर्म में जरदारी साहब हो या बाकी ये जो चौधरी साहिबान है, ये तो स्पेंट कार्ट्रिजेस हैं, इनका अब पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मुश्किल है। ये 85-88 की सियासत। साहब, आप ये कैसे कह रहे हैं? जो पीपल्स पार्टी के जराए हैं वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो एक एग्रेसिव जारे फेस होंगे पीपल्स पार्टी का, खास करके पंजाब में जहां लोग बड़े मासूम हैं वोटर्स, उनको समझ नहीं आ सकेगी इस चीज की। और सिंध में और बलोचिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब जो बड़े तजर्बाकार हैं, मंजे हुए हैं, वो वहां मामला जो है उसको बैलेंस करेंगे। फिर साथ ही हम ये सुनते हैं कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा से फारग किया जाएगा। आप लोग किसी गलतफहमी में तो नहीं है मुब्तला? देखिए, साबित ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है, उसमें कोई हरज भी नहीं है ये कहना, लेकिन उसके लिए कुछ आपको बुनियाद चाहिए ना। मजाल के तौर के ऊपर आप KP से परवेज खट्टक साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से इमरान खान को आप फारिग कर सकते हैं कि जब आपके पास पूरी असम्बली में वहां पे सपोर्ट नहीं है और पूरा जो पख्तूनख्वा है वो अगर KP की हुकूमत के पीछे खड़ा है और तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा है। पीपल्स पार्टी का मैं ये नहीं, गलत समझे मेरी बात। मेरा मतलब है कि अब तो माहौल, अब तो तमाम फोकस जो है, अब जो नए तबादले और ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 दिसंबर को पनामा केस जो है उसको डेफर कर दिया, उसके बाद से जो एक माहौल बन रहा है वो तो ये है कि अब जो सिर्फ चीज मैटर करती है वो ये है कि 2017 के आखिर में या 2018 के शुरू में इंतखाबात होने हैं, और वहां पर यह है कि जो लाहे अमल बन रहा है कि तहरीक इंसाफ को KP से भी फारिग करना है और एक सेकंड रेट ऑपोजिशन के तौर पर देखना है पंजाब में, और PPP और PMLN करीब आ रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बन रही है। आप किस दुनिया में? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास वोटर तो दरकिनार, यहाँ पर कैंडिडेट भी नहीं है।
और जिस तरह से जरदारी साहब की स्पेशली जो पीपल्स पार्टी है उसके पास तो बहुत ही मुश्किल है। इवन जो साउथ पंजाब है जहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी का वोटर है वो भी बिलावल भुट्टो की तरफ तो बहरहाल फिर भी देख सकता है, लेकिन वो जरदारी साहब के नीचे इलेक्शन लड़ने का तो सोच भी नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन रहे हैं कि एक बड़ी भारी शख्सियत जो है सदर्न पंजाब की वो 27 तारीख को शायद ज्वाइन करने वाली हैं। उससे पहले पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब तो स्विच नहीं कर रहे। देखिए ना, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हो या कोई भी हो, वो क्यों स्विच करेगा? वो पहले देखेगा कि उसका फायदा क्या है, लोकल पॉलिटिक्स में उसको क्या फायदा हो रहा है और कौमी सियासत में उसका क्या फायदा हो रहा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो एक जहांदीदा सियासतदान है। वो कोई पागल थोड़ी है कि वो जाके एक पीपल्स पार्टी में ऐसी पार्टी में चले जाएं जहां पे 4 वोटर जो उनके हैं वो भी चले जाएं। मतलब एक तो बात यह ना कि उनपे वैसे ही ये इल्जाम जो है या बात करने का एक बिल्कुल तुक नहीं बनती है। वो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप एक दफा तहरीक इंसाफ के नुक्ता नजर से ना भी देखें और एक बिल्कुल गैर जानबदार होकर भी देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या पड़ी हुई है कि वो एक पॉपुलर पार्टी को छोड़कर इतनी अनपॉपुलर पार्टी में चले जाएं। और फिर जब यूसुफ रजा गिलानी जो है, जो उनके एक डायरेक्ट लोकल ओपोनेंट हैं, वो पीपल्स पार्टी में सारी की सारी सियासत है उसको वो कमांड करते हैं। और साउथ पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के अलावा पीपल्स पार्टी किसी और की तरफ देखे, लिहाजा इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती। लेकिन इसके अलावा जो मुझे लगता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के पास, खुसूसन जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट्स नहीं होंगे। और ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि जरदारी साहब की आमद के बाद जो पीपल्स पार्टी पंजाब के वो लोग जो कुछ रुक गए थे पीटीआई में आना या राब्ते करना, मुझे खुद 10 लोगों ने फोन किए और उन्होंने कहा कि वो अब पीटीआई में दोबारा शामिल होना चाहते हैं या वो प्रोसेस दोबारा शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी और पीपीपी और पीएमएलएन मिलके तो एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन बन सकते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए वो फिर हो जाएगा पीटीआई वर्सेस रेस्ट, जो एक अलायंस है वो हो सकता है। ये एक लॉजिकल बात है। और जेयूआई का और क्योंकि कोई भी जो पार्टी है वो पीटीआई का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है केपी में, और ये जो आपने बात की है ये एक अलायंस मुमकिन है। लेकिन देखना यह है कि क्या केपी में जो इस वक्त जो उम्मीदवारान है या जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पीटीआई को कितनी बर्तरी हासिल है। और अभी जो हाल ही में लोकल गवर्नमेंट हुआ है केपी में, वहां पर पीटीआई को बड़ी भारी अक्सरियत मिली है। और इस वक्त अगर आप गवर्नेंस परफॉर्मेंस भी देखें, पीटीआई की परफॉर्मेंस को आप एएनपी या एमएमए से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब ये जो परवेज खट्टक साहब की हुकूमत है ये बहुत ज्यादा कामयाब। ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना। उन जो अपोजिशन है इनकी वो तो ये कहती है कि पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी खैबर पख्तूनख्वा में। आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, कोई बड़ा पुल, कोई बड़ा ब्रिज, कोई सड़क, कोई मोटरवे, कोई इस किस्म की चीज ही नहीं है आपके पास। अच्छा, ये बात, इसके ऊपर मैं एक दफा मैंने जितने भी लोगों से पूछा, और मैं कोशिश करता हूं कि अपना जो तज्जिया करूं वो काफी गैर जानबदार होके ही रखूं, मैंने जितने लोगों से बात की है वो कहते हैं कि मुकाबला ही नहीं है कि जो पुलिस पहले थी, जो पुलिस अब है, जो पटवारी पहले था, जो पटवारी अब है, हॉस्पिटल्स की हालत जो है, एजुकेशन की हालत जो है वो तमाम की तमाम बेहतर है। ब्यूटिफिकेशन में अभी इनको जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है पिशावर की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे इस बात पे इत्तफाक करूंगा कि जितनी अच्छी पैकेजिंग करती है पंजाब गवर्नमेंट करती है अपने प्रोजेक्ट्स की, केपी गवर्नमेंट उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं उन्होंने की, और एड्स पर भी उस तरह का खर्चा जो है उन्होंने नहीं किया जितना कि पंजाब हुकूमत ने किया है, या सिंध हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ एड्स के ऊपर खर्चा किया है। सो पैकेजिंग जो है वो मुझे लगता है कि केपी को अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा पंजाब की तरफ आ जाएं। एक बात यह है कि पंजाब में जहां पीएमएलएन की पोजीशन बहुत मजबूत है, वहां पर एक कोशिश हो रही है कि एक अलायंस जो है वो बन सके पीएमएलएन के खिलाफ, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान। क्या ये मुमकिन? देखिए, पहली बात तो दोबारा यह है कि अलायंस बनता है जहां पर आप मुझे कुछ दे सकें और मैं आपको कुछ दे सकूं, को फायदा होगा तो ही अलायंस बनेगा ना। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में पीटीआई को क्या ऑफर करने की पोजीशन में है? आंसर इज कुछ भी नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जब एग्रेसिव पोजीशन लेते हैं, बिलावल भुट्टो जब एग्रेसिव पोजीशन लेते हैं, उठते हैं, वो सुबह तो नवाज शरीफ साहब पे हमला करते हैं, शाम को बैठते हैं तो नवाज शरीफ साहब पे हमला करते हैं, तो इससे उनका स्टॉक राइज नहीं कर रहा। ये जो 4 डिमांड्स हैं उनकी, ये कितनी बड़ी थ्रेट है। देखिए ना, ये 4 डिमांड्स अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब तो बिलावल भुट्टो का स्टॉक बड़ा राइज करे।
पीपल्स पार्टी का जो डायलेमा है ना, वो ये है जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो और पंजाब की जो पार्टी है, चाहे कायरा साहब हैं, चाहे मुस्तफा नवाज हैं, चाहे नदीम अफजल चंद हैं, ये लोग अपोजिशन करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन करना चाहते हैं। और लेकिन मसला यह है कि जो सिंध की पीपल्स पार्टी है और जो नैरेटिव आसिफ जरदारी साहब कंट्रोल करते हैं, वो अपोजिशन नहीं करना चाहती है, वो हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहती है। और जब भी फैसला कुन बात आई है, उस वक्त पंजाब की पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो की सोच को पिछली सीट लेनी पड़ी है, और सिंध की पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब का जो फैसला है वो हतमी हुआ है। एक हफ्ता खुर्शीद शाह साहब जो है वो तकरीर करते हैं, अगले हफ्ते उनके फंड्स रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से तो पीपल्स पार्टी खुद को नुकसान पहुंचा रही है, और मुझे तो अफसोस है एक नेशनल पार्टी का जिस तरह से हाल हो रहा है। जनाब बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, आसिफ अली जरदारी साहब के आने और उनकी हिकमत अमली के हवाले से अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लीडरशिप से बात करते हैं इसी हवाले से आफ्टर। नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर जनाब मोहतरमा शैला रजा साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। मोहतरमा शैला रजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शैला रजा साहब ये बताइए कि ये एक कंफ्यूजन है कि जनाब साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कल तशरीफ लाए, फिर उसके बाद ये खबर आई कि वो 30 दिसंबर को वापस तशरीफ ले जा रहे हैं दुबई। 27 के जलसे के बाद जो मोहतरमा की बरसी है उसके बाद चले जाएंगे। फिर सेनेटर फरोतल बाबर साहब ने कहा कि वो नहीं जा रहे हैं। इस वक्त क्या है सिचुएशन? मोहित साहब, मैं टीवी पर ही सुन रही हूँ कि जा रहे हैं। मुझे उनके फैसले का इल्म नहीं है कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सलाम दुआ की हद तक कल मुलाकात रही, और मैं ट्रक पे भी थी और बाद में डिनर पे भी, लेकिन एज सच किसी ने भी ये तस्करा नहीं किया कि वो 30th को वापस जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती। लेकिन अगर वो जाएंगे भी तो आते जाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमें ये पता चल रहा है कि आज जो मीटिंग हुई है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जितने इंतजामी अमूर हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की सिस्टर जनाब फरियाल तालपुर साहब और उनकी जो साहिबजादी हैं आसिफा भुट्टो, उनके हवाले कर दिए गए हैं। ये सही है कि ये भी सही नहीं है? देखें, मैं समझती हूँ कि आसिफा जो है वो इतना ऐसा इंटरेस्टेड तो नहीं है किसी भी चीज़ में कि इंतज़ामी अमूर देखें। हाँ, और फरियाल साहिबा भी किसी इंतज़ामी अमूर में नहीं पड़ती हैं। वुमेन विंग को देखती हैं वो, और कश्मीर अफेयर्स को देखा करती थी, और इंतज़ामी अमूर नहीं देखती। और आसिफा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये फैसला नहीं हुआ कि टिकटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफा भुट्टो जो है सुपरवाइज करेंगी, जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी पार्टी के अगले इलेक्शन के लिए? देखिए, अगर आसिफा इंटरेस्ट लेती हैं और किसी मामले में बैठती हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में वो शख्स इन्वॉल्व होता है जो पार्टी में ये समझता हो कि हु इज हु। क्योंकि तासुर ये है कि सीनियर लीडरशिप है। आप नहीं, देखिए, आप खुद सोचिए, मैं कश्मीर की कैंपेन में वेरी मच इन्वॉल्व, आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन कश्मीर कैंपेन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहाँ के टिकट में बैठूं या टिकट के मामलात में बोलूं। हाँ, मैं ये करती थी, मुझे भाई स्पीच के लिए भेज दिया गया या कहीं, तो ऐसा तो आसिफा के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वो अभी किसी को भी नहीं जानती। ये बड़ा अच्छा किया मोहतरमा शैला रजा साहिबा कि आपने इसकी जो है क्लैरिफिकेशन कर दी है। अब से थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले चंद लम्हे पहले जो पिछला हमने सेगमेंट किया उसमें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन जनाब फवाद चौधरी साहब से, जिनसे आप वाकिफ, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो ने जो कोई थोड़ा बहुत एक लीडरशिप खड़ी की थी उसका भी जो कुंडाई करेंगे, बेड़ा गर्क करेंगे, उससे नुकसान पहुंचाएंगे। फवाद चौधरी को जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि ये बैंगन कहाँ जाके रुकेगा।
तो हो सकता है कि उनको कुछ चैनल्स जो हैं वो एनालिस्ट या एंकर बना के बैठा दें, बट आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं से अपने आप को इंटेलिजेंट वगैरह साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि आसिफ साहब और बिलावल साहब मिलकर किस तरह काम करते हैं, कौन वो करता है। और जो बिलावल साहब के 4 पॉइंट एजेंडा है, इस वक्त तो पूरी पार्टी उसी को फोकस किए हुए है और ख़ुद वो अपनी पार्टी का हाल देखें, उनके शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, वजीउद्दीन कहाँ चले गए, नज़रियाती ग्रुप बन गया, ख़वातीन कहाँ चली गई बनाने वाली, वो खुद कहाँ खड़े हैं, एक दिन वो कुछ बनते हैं, दूसरे दिन क्या उसी वक्त उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। तो बेहतर ये है कि पहले अपनी तरफ देखें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। अच्छा, अब जो आपने कहा कि ये पीपल्स पार्टी का अपना एक अधूरी मसला है बाप बेटे का कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या रोल प्ले करेंगे और बिलावल भुट्टो क्या करेंगे, ये आप कैसे कह रही हैं जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, वो एक पब्लिक। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कोई खानदान की प्रॉपर्टी थोड़ा है कि बाप बेटा नहीं। मोई साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो हमारे इंटरनल मैटर है ना। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इसके हेड आसिफ अली जरदारी साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चेयरमैन जो हैं वो सीईसी के साथ और फेडरल काउंसिल के साथ बैठते हैं, मशवरा करते हैं और सारी बातें मशवरों से होती हैं। ये जो नुक्ता है और जो इस्तदलाल है कि बहरहाल आसिफ अली जरदारी का क्या रोल है और बिलावल भुट्टो का जरदारी का क्या रोल है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है, ये कोई खाली पार्टी का इंटरनल मैटर तो नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है। इससे एग्री करती हैं आप? देखिए, सारे लोग जानते हैं कि चेयरमैन बिलावल जब से आए हैं उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो बहुत अच्छे फैसले हैं। अगर उनके फैसले में कोई मसले होते तो वो फैसले नहीं ले सकते थे और उस फैसलों में भी मशावरत रही है, यानी कि एक कमेटी बनाई गई पंजाब की सतह पे, वो पंजाब की कमेटी मुख्तलिफ जगह गई और उसके जो नाम आए उसके हिसाब से सदर जनरल सेक्रेटरी बना और फिर इसकी तौसीक अब दोबारा सीईसी में होगी। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में फर्द वाहिद के फैसले, इसी तरह कराची में बाकायदा हर जगह पे राय शुमारी की गई और फिर जो नाम आए उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड की बुनियाद पे किया गया। लेकिन अगर बहैसियत एक्स प्रेसिडेंट और बहैसियत एक्स चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे पास आसिफ अली जरदारी साहब हैं, सीनियर मोस्ट में एतजाज एहसन साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, अगर ये अपने मशवरे देंगे तो ये मशवरे गलत नहीं होंगे और यकीनन इनसे पार्टी को स्ट्रेंथ मिलेगी। और हमारा शुक्र है हमारे पास कि हमारे पास ऐसे जीरक एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद हैं, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन ये तो एक फिर भी लॉजिकल चीज है ना कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब मंजर आम पे रहते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो बिलावल भुट्टो की जो प्रोफाइल बन रही थी गुज़िश्ता 18 माह में एज अ की पर्सन, एज अ की डिसीजन मेकर, वो तो इफेक्ट होती है ना। ये तो एक लॉजिकल कॉमन सेंस की बात नहीं। देखिए, मैंने दोबारा कहा कि चेयरमैन ने जितने भी डिसीजन लिए हैं ऐसा नहीं है कि ऊपर से एक ऑर्डर करके उन्होंने लिए हैं, उन्होंने भी पहले पब्लिक ओपिनियन लिया है, फिर डिसीजन लिए हैं। तो इसी तरह चेयरमैन अपना सिलसिला जारी रखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और उसमें वो सिर्फ लोगों ही से नहीं कि नीचे जाके कमेटी लोगों से मशवरे ले फिर ऊपर जाके चेयरमैन को बताए, सीनियर मोस्ट के भी मशवरे रहते हैं। लेकिन शैला साहिबा, बिलावल भुट्टो ने इंतहाई जारे और एग्रेसिव पोजीशन इख्तियार की है सियासत के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तरफ, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका तो बड़ा कॉन्सिलिएटरी अप्रोच है, उनको एक फ्रेंडली ऑपोजिशन समझा जाता है। अब नवाज शरीफ साहब ने उनके होम कमिंग को भी वेलकम किया है, दोनों फर्क तो है बाप बेटे में। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब का स्टाइल जरूर अपना है, लेकिन उस स्टाइल को आप ये सोचें कि उन्होंने ये स्टाइल क्यों अपनाया था। पहले स्टाइल अपनाया खामोशी का और सब्र का जब वो प्रेसिडेंट थे।
हर तरह की बात की गई। ये भी कहा गया वकला के लिए जब जुलूस निकाला गया कि आज इस प्रेसिडेंट हाउस में से उस शख्स को भी निकालना है। और फिर आपने देखा कि एक इदारे की जानिब से जिसके सियासी अगराज़ व मकासद थे, जिसके हेड के हमें हर रोज सो मोटो लिया जाता था, लेकिन उस वक्त आसिफ साहब ने मुजाहरा किया सब्र और जब्त का कि एक सिस्टम आगे चले। लेकिन जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो उसमें सब ने देखा कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन सब्र और जब्त के एक सिस्टम चले और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। जो भी उसका रिजल्ट था हमने सिर्फ इसलिए आगे किया कि हमें जमहूरियत चाहिए। अब जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है तो नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि पार्लियामेंट को एक उज़ूए मुअत्तल बना दें। वो खुद भी नहीं आए, उनकी देखा देखी इमरान खान भी नहीं आए, लेकिन हमने इदारों की मजबूती के लिए जंग लड़ी है। हमने अपनी जगह और अपनी जंग को जारी रखा। लोग ने इसे मफाहिमत समझा, लेकिन अल्टीमेटली वजीर आजम साहब को भी आना पड़ा, जो 11 दफा आए थे, और इमरान खान को भी जो है वो आना पड़ा पार्लियामेंट में। इसको अगर आप मसलहत कहते हैं तो फिर ठीक है। सेकंड टाइम भी ये हुआ कि हम ये समझते थे कि हुकूमत गिराने से कुछ भी नहीं होगा, पार्लियामेंट में मौजूद होकर हमें सिस्टम में तब्दीलियां लानी होगी, क्योंकि जमहूरियत हमारे यहाँ सस्टेनेबल नहीं रही। कभी 20 महीने, कभी 28 महीने, कभी 4 साल, फिर 5 साल पहली दफा। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट थी वो 126 सीट्स के साथ थी। एक मिनट, यानी हमारी गवर्नमेंट 126 सीट्स के साथ थी। हम बड़े फ्रेजाइल जमहूरियत थे, सिर्फ एक जब्त ने हमने आगे बढ़ाया। तो अब इसमें हमें लोगों को यह समझाना है कि पार्लियामेंट सुपीरियर है, चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन की कोई पार्टी हो। और अगर वो सोलो फ्लाइट लेंगे या पार्लियामेंट से दामन बचाएंगे, टीवी पे जलसों में सफाइयां पेश करेंगे, उसकी अहमियत नहीं होगी। पार्लियामेंट में आए तो इसको अगर आप मफाहिमत कहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अब जो सूरत हाल है तो उसमें हम समझते हैं कि हमारी पूरी पार्टी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, अनवर मजीद साहब के दफातर का रेड हुआ, जो है आसिफ अली जरदारी साहब का जिनको दोस्त समझा जाता है, उस पर पार्टी का क्या मौकफ है? पार्टी को तो एक तरफ रखें आप। सबसे पहले अगर आप ये देखें कि मुझे नहीं मालूम कि हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग, इतना एक्टिव है और वहाँ की भी खबरें ले आता है जहाँ की किसी के पास नहीं होती। हमें अभी तक ये पता नहीं चल सका कि कल के क्या कहते हैं रेड की FIR लॉन्च हुई या नहीं, और अगर ये इतना असलहा निकला है तो उसकी प्रॉपर FIR अब तक क्यों नहीं हुई। इसी तरह एक हमने शोर सुना था कि एक तस्वीरें तो दिखाई है बाकायदा मुख्तलिफ खानों से अस्ता निकालते हुए, तस्वीर और फुटेज। मैं मानती हूँ तस्वीरें निकाली हैं उन्होंने, और मेरी रेंजर्स बड़ी अच्छी है, उन्होंने बिल्कुल सही निकाली होंगी, लेकिन कानून के किसी भी क्लॉज में ये किसी को पावर नहीं है कि ये चीजें बरामद करने के बाद अभी तक हैंड ओवर क्यों नहीं की गई। इसी तरह हमने सुना था कि एक लॉन्च में से बहुत सारे पैसे निकले, तो या एक घर में से बहुत सारे पैसे निकले। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जमा होना चाहिए, वो कहाँ है? तो मेरा यही कहना है कि हमारी रेंजर्स ने बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली, हमें पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब के होम कमिंग के हवाले से और हिकमत अमली के हवाले से अपना पर्सपेक्टिव दे रही थी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि तारिक फातमी साहब अमेरिका में बैठे रहे, वहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब से चंद दिन पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा फैंटास्टिक पीपल, टेरिफिक गाय, बहुत तारीफ की, बड़ा सराहा, और दुनिया भर के अखबारात में और जरीदों में ये चीज़ जो है वो छपी। लेकिन इसके बाद जब वज़ीर आज़म के एलची जनाब तारिक फातमी साहब फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उनके स्पेशल असिस्टेंट, वो न्यूयॉर्क में थे, तकरीबन 10 दिन वहाँ पे रहे, और उन्होंने बहुत कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट की टीम से मिलने की,
उनकी वो मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बारे में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं और हिंदुस्तानी लॉबी का जो असर रसूख हमें नजर आता है, उससे किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तानी रियासत के लिए खड़े हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल, जो फैकल्टी मेंबर हैं सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन में। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू मोहित। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह हुई? ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वार्मली रिसीव की प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की कॉल और उनको कहा टेरिफिक गाय, फैंटास्टिक पीपल, सब कुछ, लेकिन उसके बाद तारिक फातमी साहब को इतना जो कोल्ड शोल्डर मिला है, इसकी क्या वजह है? मोहित, ये इसका हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेनिंग है वो बिल्कुल जीरो है, और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कभी कोई टाइम नहीं गुजारा। तो उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो दुनिया है उसमें किस तरीके से, या डिप्लोमेसी की जो दुनिया है उसमें किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, या कंट्रीज के इंटरेस्ट किस तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते हैं, इसकी अभी उनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है। तो अमेरिका में बिजनेसमैन यूजुअली उसको आप हिपोक्रिटिकल कह लें, कुछ भी कह लें, तो थोड़े वार्म एक्सचेंजेस करते हैं बिजनेसमैन जब आप उनसे मिलते हैं। तो उन्होंने एज अ बिजनेसमैन ही प्रेज्ड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, अलेजडली ये कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं और वो आपकी तारीफ करता है जस्ट टू विन मोर बिजनेस फ्रॉम यू। इसमें कोई कंक्रीट बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपके यहां इन हाउस बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पनामा पेपर्स की, और बहुत सारा प्रेशर था, आर्मी की जो टॉप लीडरशिप थी वो चेंज हो रही थी, और आपके प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं से रिकग्निशन चाहिए थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बुरे हालात का सामना था। तो उस सिनारियो में मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने उसको अच्छा प्ले नहीं किया। उन्होंने कुछ वार्म जज्बात दिखाए, जो को 1-on-1 कॉल थी, जो कि डिसाइडेड नहीं थी कि उसे पब्लिक किया जाएगा, और जो फॉरेन डिप्लोमेसी के नॉर्म्स हैं उसमें ऐसी कॉल्स को इस तरीके से पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि हर वर्ड की इंटरप्रिटेशन होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में इस चीज पे बहुत लेदे हुई, क्योंकि इंडिया ने बहुत एग्रेसिव स्टांस लिया, और अमेरिका में यह सोचा गया कि इंडिया को अनॉय किया गया है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के इस या उनके ऑफिस के इस अमल को भी लोगों ने जो अमेरिका में अब ये हम जानते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हम ये बात जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने 24 घंटे के बाद एक मनफी रद्द अमल किया और उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी। क्या हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जब तारिक फातमी साहब वहां पे थे और उनसे जो मुलाकात नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की, उसकी वजह यह है कि एक नाराजगी का, बरहमी का इजहार किया गया है टुवर्ड्स पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड तारिक फातमी? एग्जैक्टली मोहित, और बल्कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊं कि वो क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैसा होगा, उन्होंने जस्ट वार्म ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की, और यहां पे किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से एंडोर्समेंट चाहिए थी। वो उन्हें लगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रही है, उसको पब्लिक करते हैं, उससे हमें पॉलिटिकल माइलेज इन हाउस मिलेगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हरगिज ये पर्पज नहीं था कि वो आउट ऑफ कंट्री इससे कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रबल आउट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया ने वहां पर नाराजगी का इजहार किया। तो उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बड़ी नाराज हुई। हमारी इतला यह है कि ये वहां पे बहुत कोशिश करते रहे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की फिगर को मिलने की, जो कि कामयाब नहीं हुई। बल्कि यहां तक मुझे एक इनसाइड सोर्स ने इंफॉर्मेशन दी कि ये तकरीबन 2.5 घंटे, 2 घंटे 45 मिनट के करीब, 2 घंटे 35 मिनट से 45 मिनट के करीब ट्रंप टावर के करीब एक कैफे कॉफी शॉप में बैठे रहे हमारे जो यहां से रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे ट्रंप साहब को मिलने के लिए, ताकि उनसे जी, और इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और उसमें ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भी मिले, जो कि शायद अभी भी ये कामयाब हो जाएं, बिकॉज बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया जा रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है वॉशिंगटन के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर, ये उनका काम नहीं था कि वो ये मुलाकात को फैसिलिटेट करवाते? उनका कोई असर रसूख नहीं है? मोहित, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में आप मेरे ख्याल में मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, पहले भी किया जाता है, लेकिन इस करंट गवर्नमेंट के टेन्योर में बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारे पास कोई फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर नहीं है।
हम कोशिश करते हैं हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की, उन्हें मनूवर करने की, और ये नहीं है कि हमारा जो वहां पे मिशन है वो इनकेपेबल है या उन्होंने काम नहीं किया। फातमी साहब ने ये इनिशिएटिव खुद से लिया, उन्होंने ये ट्राई खुद से की, और जो वो 2.5 घंटे 3 घंटे वहां बैठे रहे, उन्हें उम्मीद थी क्योंकि उनका कोई सोर्स था जिससे वो सोच रहे थे कि उनकी मुलाकात हो जाएगी, और उनकी वो मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत ज्यादा कोशिश और उनको मायूस वापस आना पड़ा। अभी तक वो जितने भी अपने टारगेट्स लेके गए थे वो कामयाब नहीं हुए। जी जी देखिए जी, हम ये मसलसल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि हिंदुस्तानी लॉबी के बहुत से बाअसर शख्सियात ऐसी हैं, उसमें बिजनेसमैन हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। अभी अजीत डोवाल साहब की मुलाकात माइकल फ्लिन के साथ जो है हो गई है पिछले 24 घंटों में। लेकिन क्या पाकिस्तानी लॉबी की भी कोई ऐसी शख्सियात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के आगे पीछे इंपॉर्टेंट हैं, उनके करीब हैं, उनके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मोहित, मैं ये कहूंगा कि इस टाइम तक पाकिस्तानी जो प्रेजेंस है वो पाकिस्तानी प्रेजेंस जितनी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि मैंने आपके साथ यूएस इलेक्शंस के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और मैं आपको बताता रहा कि पाकिस्तानी लोगों ने बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया। मैंने खुद भी उनको सपोर्ट नहीं किया डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको हमेशा से ये बताता रहा कि वो जीतेंगे, बिकॉज वो दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। तो जब आप नेशनल पॉलिसी बनाते हैं तो आप ये चॉइसेस नहीं करते कि कौन सा बंदा अच्छा और बुरा है, आप अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए सोचते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की जो वहां पे डायस्पोरा है उन्होंने क्यों इस चीज में इन्वेस्ट नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में भी कुछ इन्वेस्ट किया जाए, ताकि अगर कल को वो जीत जाएं, जो कि मुझे नजर आ रहा था या बहुत सारे और लोगों को नजर आ रहा था कि वो जीतेंगे और हम ये कह रहे थे बहुत पहले से, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। आप देखिए कि इंडिया से उन्होंने निकी हेली को, जिनके पेरेंट्स पंजाब से हैं, उनको उन्होंने इलेक्ट किया। पाकिस्तान के बारे में डेफिनेटली उनका बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन है। उसके अलावा उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री में अभी रिसेंटली कल या परसों उन्होंने एक नई अपॉइंटमेंट की जिसमें वो एक और इंडियन खातून को लेके आए हैं। तो वो अपनी कैबिनेट में बहुत सारे और इंडियंस को भी लाएंगे, इंडियन बिजनेसमैन उनके बहुत सारे करीब हैं। मैं पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इरा में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए देख रहा हूं। अच्छा, अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं धड़ाधड़ की इंडियन पर्सनालिटीज की, उसमें बिजनेसमैन भी हैं। अब अजीत डोवाल साहब की मुलाकात जो है वो माइकल फ्लिन, जनरल माइकल फ्लिन के साथ हुई है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे हम देखें समझें? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया ने चंद महीने पहले, 2 से 2.5 महीने पहले, उन्होंने एक बिल कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के थ्रू लेके आए थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। तो उस वजह से हुआ यह है कि इंडिया उसी एजेंडे पे काम कर रहा है। और अगर आप देखें तो इंडिया का पर्पस यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ लिंक किया जाए और कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बनाई जाए, जैसा कि पहले 1-2 अटैक हुए उड़ी में और कहीं और, ऐसा कोई अटैक हो या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो और डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया जाए। और क्योंकि इंडिया यह समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव है और वो बहुत सोच समझ के फैसले नहीं लेते, तो मैं ये समझ रहा हूं कि एक तरफ तो इंडिया ये मुलाकातें करेगी और दूसरी तरफ वो ऐसा कोई हमला करेंगे या करवाएंगे कि जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेशन, यानी जिसे कहते हैं कि टू क्रिएट एन इवेंट ऑन ग्राउंड, यानी जमीन पे कोई ऐसी चीज क्रिएट हो जाए। यानी ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब यह है कि 20 जनवरी 2017 से पहले या उसके फौरन बाद बड़े सगीर में, साउथ एशिया में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में किसी जगह पे कोई ऐसी बड़ी चीज हो सकती है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है, उनकी जो टीम है, उन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान पे एक वाज़ेह पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी चीज अफगानिस्तान में भी हो सकती है, अगेंस्ट अमेरिकन फोर्सेस इंडिया में हो सकती है, अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट कश्मीर में कोई चीज ऐसी हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि उनके ऑफिस को टेक ओवर करने से 3 से 4 महीने के अंदर ये हो सकती है। और मेरा ख्याल ये है कि ये जरूर होगी क्योंकि वो पहले से प्लान कर चुके होंगे और अभी जो उनकी एग्रेसिव मीटिंग्स हैं और सब कुछ है और जो पाकिस्तान के साथ वो मसल शो कर रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है कि कुछ करेंगे। और उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और कम सोचते हैं, तो वो इस चीज का फायदा उठाएंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कुछ डॉक्टर साहब, मसला है कि आपकी जुबान बड़ी काली है। कोई 1 साल पहले आपने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम्स पे ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं और बड़ा इसका खदशा है कि वो जीत सकते हैं। वजूहात भी आपने एक्सप्लेन की थी। अब आप ये एक और बड़ी खतरनाक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी दानश्वर, मीडिया, थिंक टैंक्स, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, फॉरेन ऑफिस जो है इस बात को गौर से सुनेंगे। पहले से इसकी तदबीर उन्हें करनी पड़ेगी ताकि इसकी प्रिवेंशन जो है हम कर सकें। ये थोड़ा सा बताएं आगे चलते हुए, वाइंडिंग अप द डिस्कशन, इस्लामोफोबिया के हवाले से मुसलमानों पे बैन लगाने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा बर्लिन और टर्की के वाकयात के बाद कि मैं सही कहता था और मैं वाकई बैन लगाऊंगा। इसकी अब क्या अहमियत है?
देखिए मोहित, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंसी में आता है तो पहले 4 साल, यकीन कीजिए, ये एक ट्रुथ है, ग्राउंड ट्रुथ है, पहले 4 साल वो ये सोचता है कि मैंने अगले 4 साल के लिए प्रेसिडेंट कैसे बनना है। तो अब अगर उसने अगले 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बनना है तो उन्हीं लोगों से दोबारा वोट लेना है, और उन्हीं लोगों से वोट लेना है तो उन्हीं एजेंडाज पे लेना है। जैसे ही कोई टेररिज्म का वाकया होगा वो रिएक्ट करेगा। और अभी बर्लिन में जब हुआ तो उन्होंने दोबारा कहा कि देखा, मैं कहता था ना कि ये सब कुछ हो रहा है और हमें लोगों को ब्लॉक करना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को बैन कर देंगे, उसके बाद जब उन पर बैकलैश आया तो उन्होंने कहा बैन नहीं करूंगा, लेकिन जो मुल्क टेररिज्म के जहर में मुब्तला है मैं उनसे आने वाले लोगों की स्पेशल रजिस्ट्रेशन और ट्रैक करूंगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वक्त हमारा यहां पे खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक बड़ा ही ब्रॉड ओवरव्यू हमें दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी प्रेसिडेंसी जो है उसमें किस किस्म के चैलेंजेस मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए विज़ इंडिया, और फिर मुसलमानों के लिए अमेरिका में ट्रैवल के हवाले से किस किस्म की दुश्वारियां जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है और पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन चीज़ों को सीरियसली लेगी। नाज़रीन, यहाँ पर जो है आज का खत्म होता है प्रोग्राम, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत